क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास सन 1700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बीच का इस काल के बारे में जानेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि दक्षिण भारत में जो राजनीतिक विकास है वो किस प्रकार हुआ और ये कितने साल में हुआ या किस सन से हुआ। तो ये 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सामान्यतः विंध्य पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक विशाल प्रदेश क्या कहलाता है? दक्षिण भारत कहलाता है। ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आइए, यहाँ पर कन्याकुमारी तक के, इधर कन्याकुमारी पड़ता है, तो यहाँ से इतना पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये दक्षिण भारत में आता है। इसका आकार कैसा है? एक त्रिभुज के समान है, जिसका आधार क्या है? विंध्याचल पर्वत है या विंध्य पर्वत है। तो देखिए, जैसे त्रिभुज होता है तो त्रिभुज 3 कोने का होता है, जिसका आधार क्या है? विंध्य पर्वत है और उसका शीर्ष क्या है? कन्याकुमारी है। इसके पूर्वी और पश्चिमी घाट क्या है? बंगाल की खाड़ी। पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी भुजाएं है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये त्रिभुज की भुजाओं के समान है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण भाग प्राचीन साहित्य में दक्षिण पथ के रूप में वर्णित है। इसे पूर्वी और पश्चिमी घाट में क्रमशः इसके पूर्वी और पश्चिमी घाट में क्या कौन सी खाड़ी पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, और पश्चिमी भाग में अरब सागर पाया जाता हुआ है। यह एक प्रायद्वीपीय पठार है जो वनाच्छेदित पहाड़ी और नदी घाटी से विच्छादित है। ये पहाड़ी घाटियाँ या पठार को अनेक इकाइयों में बांटता है। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के प्राचीन का इतिहास का अध्ययन इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने किया था, यानी 6th क्लास में हम लोग जान चुके हैं दक्षिण भारत में प्राचीन इतिहास उसका कैसा था। और ईसा काल के आरंभ में दक्षिण भारत जो था वो कितने राज्य में था? 3 राज्य में विभक्त हो गया था ईसा काल में। तो इसमें जो दक्षिण भारत जो 3 राज्यों में विभाजित था उसमें थे चेर, चोल और पांड्य। तो ईसा की 4वीं शताब्दी में चालुक्य और पल्लव ये दो राष्ट्र भी उदित हुए। इन दोनों राजवंशों ने लगभग 400 वर्षों तक के यहाँ पर शासन किया। चोल 8वीं शताब्दी में पल्लव को हराकर दक्षिण भारत में पुनः शक्तिशाली बन गया। मतलब जो चोल राज्य के शासक थे वो क्या है, 8वीं शताब्दी में उन्होंने पल्लव राज्य के शासक थे उनको हराकर दक्षिण भारत को अपने अधिकार कर लिया। और शक्तिशाली इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? इसे शाही चोल की संज्ञा दी। इसको किस चीज़ की संज्ञा दी? शाही चोल की संज्ञा दी गई। अब मध्य युग के प्रारंभ में जो एक प्रादेशिक राज्य के बीच में सत्ता के लिए आधारभूत संघर्ष होते रहे। मतलब कि जो उनको सरकार चाहिए या जो पद चाहिए, शासक का जो महत्वपूर्ण पद होता है वो चाहिए, उसके लिए क्या हुआ? बहुत सारे संघर्ष हुए। फिर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य युग में इतिहास का अध्ययन 2 शीर्षकों में किया जाता है, मतलब दक्कन का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। तो जो 2 शीर्षक में बचा है तो वो क्या है? दक्कन का एक इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास है। बच्चों, अब हम लोग दक्कन के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन के इतिहास में क्या था? दक्कन के राज्यों में राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य, यादव, काकतीय, होयसल ये सब सम्मिलित थे, यानी ये सब मिले हुए थे। इनमें से अधिकांश राजवंश कहते थे सामंत थे, जो कि बाद में स्वतंत्र हुए। पहले ये किसके अधीन थे? पहले इन सब लोगों में अधीन थे, लेकिन ये बाद में स्वतंत्र हुए। अधिकांश जो राजवंश थे वो आपस में ही युद्ध करते थे, किंतु उन्होंने अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में बहुत योगदान दिया। मतलब जो उस टाइम के जो राजवंश थे वो एक दूसरे के आपस में युद्ध करते रहते थे, लेकिन जो सांस्कृतिक विकास है उन्होंने देश में बहुत ज़्यादा विकास किया। राष्ट्रकूटों के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में यहाँ अध्ययन नहीं किया जाएगा। अब कल्याणी के चालुक्य कौन थे? उनका सन था सन 973 से 1200 ईस्वी तक के चालुक्य और कल्याणी, यानी कल्याणी के जो चालुक्य थे उन्होंने इतने समय के बीच में या इतने सन में भारत पर अपना अधिकार प्राप्त किया और वहाँ पर राज्य किया। तो कल्याणी के चालुक्य जो है वो पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था। इस राजवंश की स्थापना कब हुई? 973 ईस्वी में हुई। तैलब द्वितीय ने की। इसके संस्थापक कौन थे? तैलब द्वितीय थे। फिर इसमें उनका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश के वेंगी तक विस्तृत था। अब वेंगी के पूर्व में क्या था? चालुक्य का अधिकार था। पश्चिमी चालुक्य राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तैलब द्वितीय ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो तैलब द्वितीय थे इन्होंने ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और कल्याणी के चालुक्य की स्थापना कर दी। राष्ट्रकूटों के अन्य सामंतों को भी हरा दिया। उसने मालवा के परमाणु को भी हरा कर मालवा पर अधिकार कर दिया। इस प्रकार उसका गुजरात पर भी नियंत्रण हो गया। फिर विक्रमादित्य चतुर्थ, इसके बाद कौन है? विक्रमादित्य
चतुर्थ हैं उनका जो शासनकाल था वो 1076 से 1126 ईस्वी तक के चला। ये सबसे उल्लेखनीय चालुक्य मतलब सबसे महान शक्तिशाली था, जिन्होंने बहुत ही योगदान किया, जिन्होंने बहुत अपने देर तक के क्षेत्र अधिकार, जिसने आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया और द्वार समुद्र के होयसल, उचांगी के पांडे, गोवा के कादम्बों और अन्य सामंतों को भी हरा दिया, किंतु उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी अपने क्षेत्र पर नियंत्रण ना रख सके। जो उसके उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं थे, तो वो अपना क्षेत्र पर ज़्यादा दिन तक अपना नियंत्रण नहीं रख सके, तो वो क्या चला गया, फिर इससे चालुक्य वंश का पतन होता चला गया, जिससे जो उनका अधिकार था या क्षेत्राधिकार था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। फिर द्वार समुद्र होयसल, अब द्वार समुद्र होयसल इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये 1110 ईस्वी से 1310 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। होयसल राजवंश की स्थापना 1110 में हुई। ये किसने की, बिटिगा विष्णुवर्धन ने की थी। बिटिगा विष्णुवर्धन ने किया। होयसल चोलों और पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। होयसल कौन थे, चोल और पश्चिमी चालुक्य इनके सामंत थे। इनकी राजधानी मैसूर के पास द्वार समुद्र में थी। वे मैसूर यानी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर अपना शासन करते थे। वे पांड्यों और चोलों के साथ सदैव युद्ध करते थे। जो होयसल थे वो किसके साथ युद्ध करते थे, पांडव और चोलों के साथ। अंततः वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा सन 1319 में पराजित हो गए। फिर उसके बाद आता है देवगिरी की यादव। देवगिरी की यादव के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इनका शासनकाल सन 1185 से 1312 के बीच में रहा। बिलनामा ने 1185 में यादव वंश की स्थापना की। तो यादव वंश की स्थापना किसने की, बिलनामा ने की। यादवों की राजधानी महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट देवगिरी में थी। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, देवगिरी में थी। यादवों का द्वार समुद्र के होयसल से निरंतर संघर्ष होता था। जो यादव थे वो होयसल से लगातार युद्ध करते थे। सन 1200 में उन्होंने गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य अपना प्रदेश और अपना शासन कायम कर लिया। उन्होंने कहाँ पर अधिकार किया, इन्होंने गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में अपना अधिकार कर लिया। फिर इसके अंतिम शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के। इनका जो अंतिम शासक था अंतिम यादव शासक जो था वो मलिक काफूर के हाथों 1903 में पराजित हुआ और सन 1315 में यादव राज को खिलजी राज में मिला दिया गया। यादव राज पराजित हो गया और खिलजी वंश के जो राजा थे या खिलजी राज था उसमें इनको मिला दिया गया। इसके बाद बच्चों आता है वारंगल के काकतीय। वारंगल के काकतीय पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वारंगल राज्य पे अपना अधिकार कर दिया। इसमें रुद्रदेव जो थे वो क्या थे, रुद्रांबा नामक रानी। ये इस राजवंश का एक कुशल शासक था और 13वीं शताब्दी के अंत में यह राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। अब चोल प्रशासन क्या आता है। चोल जो है वो अत्यंत संगठित था और कुशल था। चोल, पांडे और चेर इन लोगों ने ही मिलकर क्या कहते हैं दक्षिण भारत का अपना अधिकार किया और बहुत साल तक अधिकार करते रहे। तो इसका राजा इनके राजा का सरकार जो होता था, इनका जो राजा होता था वो पूरी सरकार का मुखिया होता था। शासन जो होता था, प्रशासन वो कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें वेतन के तौर पर क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। भूमि दे दिया जाता था, फिर वहाँ पे वो आवास करे या खेती बाड़ी जो भी करना होता था। साम्राज्य 6 मंडलों में बटा हुआ था, जिनका प्रशासन किसके द्वारा होता था, गवर्नरों द्वारा होता था। ये गवर्नर कहाँ से होते थे, शाही परिवार के राजकुमार होते थे। जो यहाँ का गवर्नर होता था वो कहाँ के होता था, वो शाही परिवार के राजकुमार होते थे। और प्रत्येक मंडल में और प्रत्येक वलनाडु के अनेक नाडु यानी गांव में बटा होता था। मतलब जो प्रत्येक मंडल था वो जिला में विभक्त होता था और जो प्रत्येक जिला होता था वो गांव में बटा होता था। बड़े नगर को क्या कहा जाता था, तानीर कहा जाता था। गाँव में प्रशासन और स्थानीय स्वशासन प्रणाली द्वारा होता था। उर सभा नरगम, गांव की 3 सभाएं थी। गांव की 3 सभाएं क्या थी, उर सभा और नरगम, जो गांव के लोगों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लोग अपनी सभाएं स्वयं चुनते थे, यानी काउंसिल यानी सभा अनेक समितियों को नियुक्त करती थी, जो एक राजस्व एकत्र करने, कानून बनाने तथा व्यवस्था को कायम करने और न्याय दिलाने का कार्य करती थी। महासभा जो था वो ब्राह्मणों में दिए गए गाँवों की सभा होती थी। महासभा क्या होती थी, जो गाँव में की सभा होती थी।
ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था गाँव, उसमें की जो सभा होती थी वो महासभा कहलाती थी। नगरम एक ऐसी सभा होती थी जिसमें व्यापारियों का वर्चस्व होता था, मतलब जिस पर पूर्णतः व्यापारियों का अधिकार होता था। अब राजस्व में व्यापार, भूमि कर तथा व्यापार राजस्व के क्या थे? प्रमुख स्रोत थे। राजस्व का व्यय शाही परिवार के रखरखाव, सार्वजनिक कार्यों, अधिकारियों को वेतन देने और सेना के रखरखाव पर होता था। चोल शासकों के अधीन व्यापार बहुत उन्नत हो गया था। विदेशी व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से होता था। व्यापारी लोग मणिग्रामन श्रेणी में संगठित थे, जिसमें मसाले, वस्त्र, हाथीदांत, रत्न आदि निर्यात के प्रमुख मत थे। अरब से घोड़ा कर आयात किया जाता था। अरब से क्या मंगाया जाता था? अरब से घोड़ों को मंगाया जाता था। अब वहाँ का समाज कैसा था? अब बच्चों वहाँ का समाज कैसा था? तो ब्राह्मणों को राजाओं की सद्भावना और लोगों का आदर प्राप्त हुआ। जो वहाँ के ब्राह्मण थे वहाँ वो सम्माननीय व्यक्ति थे, जिसमें लोग भी उनका आदर करते थे और जो राजा थे वो भी उनके प्रति बहुत ही विशाल हृदय रखते थे। उन्हें ब्रह्मदेव प्रदान किया जाता था। व्यापारियों तथा शिल्पियों को राज्य के अधिकारी की अपेक्षा समाज में अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त था। जो शिल्पियों को राज्य के अधिकारी, मतलब जो वहाँ के व्यापारी होते थे और जो शिल्पकारी जो वस्तु बनाते थे, उनका अधिकार समाज में जो सेना थे, राज्य के अधिकारी थे, उससे ऊंचा स्थान था। स्त्रियों का समाज में आदर होता था। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। वे ज्ञान और ललित कलाओं की विविध शाखाओं से शिक्षा प्राप्त करते थे, मतलब वहाँ की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। बच्चों उस टाइम का धर्म कैसा था? वहाँ के लोग किस धर्म का पालन करते थे? तो दक्षिण भारत में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित था, जबकि बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई धर्म भी प्रचलित थे। लेकिन हिंदू धर्म जो था वो उसके दो संप्रदाय थे। पहला था शैव, दूसरा था वैष्णव। कर्नाटक के बासव द्वारा स्थापित लिंगायत संप्रदाय चोल साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था। दक्षिण भारत में नायनार और अलवार संतों द्वारा भक्त आंदोलन शुरू किया गया। भक्ति गीतों की रचना स्थानीय भाषा में की गई, वहाँ की जो भाषा थी उसी भाषा में की गई। अब आदि शंकर का जो थे वो क्या थे? आदि शंकर का जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल में हुआ। वे एक महान दार्शनिक थे और अल्पायु में ही उन्होंने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हो गए और यह विद्वान लोगों के साथ शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद द्वारा अपने दर्शन का प्रचार करते थे। उन्होंने अद्वैत दर्शन की 10 शाखाओं का गठन किया। देश के चारों कोनों में 4 मठ बनाए, जिसमें थे प्रमुख द्वारिका, बद्रीनाथ, पुरी, कांची स्थापित किए। 4 मठ या 4 धाम कौन से? द्वारिका, बद्रीनाथ, पुरी और कांची स्थापित किए। तिरुपति सन 1017 ईस्वी में जन्मे। रामानुज भी उस युग के महान दार्शनिक थे। जो रामानुज थे वो कौन थे? वो भी महान दार्शनिक थे। उन्होंने भक्ति के वेदों से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने वेदों को अधिक लोकप्रिय बनाया। माधव ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अब बच्चों उस टाइम या उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो जनसाधारण का जीवन समृद्ध था, मतलब वो जो नॉर्मल आम जनता थी वो भी एक समृद्ध या अमीर थी। राज्य के सत्ताधिकारी लोग कृषि, कला और शिल्प व्यापार के विकास में विशेष ध्यान देते थे। भूमि सर्वेक्षण किए जाते थे और भूमि की गुणवत्ता के आधार पर ही भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। सड़कों तथा संचार के साधनों का उत्तम प्रबंध था। व्यापारीगण श्रेणियों में संगठित थे और देशों विदेशों से व्यापार करते थे। व्यापारी जिन्हें चेट्टी कहा जाता था, अरब, फारस, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करते थे। अनेक विदेशी व्यापारी समुद्र तटीय नगरों में आकर बस गए। तो बच्चों उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। जो व्यापारी थे वो देश विदेश हर जगह से व्यापार करते थे और जो लोग थे, जो सत्ताधिकारी थे, वो कृषि, कला, शिल्प, व्यापार के विकास में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उस समय की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। अब दक्षिण भारत के राज्य, दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य थे उसमें पहले ही बता चुके हैं, वो पल्लव, पांड्य और चोल थे। ये भारत के शक्तिशाली राज्य, जो दक्षिण भारत के थे वो शक्तिशाली राज्य थे। अब कांची के पल्लव कौन थे? तो पल्लव जो थे तमिलनाडु के मैदानी भागों में शासन करते थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? वो कांची में थी। वे आंध्र प्रदेश के 7 वाहनों के सामंत थे, जो बाद में स्वतंत्र हुए। इस राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने सन 565 में की थी। फिर नंदीवर्धन तृतीय, ये 844 से, इनका शासनकाल 844 से 866 ईस्वी में रहा। सबसे प्रतापी जो पल्लव शासक था, जिसने पांड्यों को पराजित किया, उसके पास एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था। उसके वाणिज्यिक संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से थे। अब
बच्चों, पांडे 7वीं शताब्दी में पांड्यों ने तमिलनाडु में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी मदुरै में थी। तो जो पांड्य थे वो पहले कहाँ के शक्तिशाली राजा थे? तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के थे और उनकी राजधानी मदुरै में थी। फिर जातवर्मन सुंदरा एक शक्तिशाली पांड्य शासक था। पांड्य शासकों ने समुद्री व्यापार को बहुत महत्व दिया। जो पांड्य शासक था उन्होंने समुद्री व्यापार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और अपना सारा व्यापार समुद्र द्वारा होता था। मलिक काफूर ने उन पर आक्रमण करके उनके राज्य को सन 1330 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मलिक काफूर ने क्या किया? इनके पांड्य राज्य को 1330 ईस्वी में अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर चोल का एक प्रतीक अध्ययन, चोल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो पल्लव पांड्य थे, प्रतिद्वंदिता के कारण चोल 8वीं शताब्दी में पुनः एक शक्ति बनकर उभरा। मतलब जब पल्लव और पांड्य आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण चोल जो थे उनको मौका मिला और वो एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभर आया। फिर विजयालय जो कि 846 से 871 ईस्वी में शाही चोल का संस्थापक था। शाही चोल वंश का संस्थापक था, जिसने पल्लव से तंजौर को छीन लिया था। उसके पुत्र पारंतक प्रथम सन 1909 से 1907 से 1953 तक उसने शासन किया। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और पांड्यों को हराकर मदुरै को छीन लिया। उसने मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की। अब चोल राजाओं में 2 महान राजा कौन था? एक राजराज प्रथम था और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। एक क्या हुआ? एक राजराज प्रथम था और एक राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम थे, उन्होंने अपना कुशल संगठन किया था। व्यापार के बल में उन्होंने चोल साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। तो जो राजाराम प्रथम थे वो बहुत ही, उनका जो संगठन है, उनके सैनिक थे वो बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया? दोबारा चोल साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। उसने अपनी नौसेना का विस्तार किया और एक महान शक्तिशाली बन गया। उसने केरल के चेरों और पांड्यों को पराजित किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान था श्रीलंका के विरुद्ध था। उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे मुम्मादी चोल मंडल नाम के एक चोल प्रांत बना दिया। उसने क्या किया? जो श्रीलंका का उत्तरी भाग था उसको जीतकर उसको मुम्मादी चोल मंडल के नाम से चोल प्रांत बना दिया। उसने कलिंग, मालदीव और लक्षद्वीपों को भी जीत लिया। उसने पश्चिमी चालुक्य को पराजित किया और पूर्वी चालुक्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वास्तव में राजराज एक महान योग्य शासक था, योद्धा था, विजेता था, कला, साहित्य और संरक्षक, महान निर्माता और एक सहिष्णु शासक था। उसने तंजौर में एक प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया, जिसे राजराज राजेश्वर भी कहा जाता था। अब बच्चों आता है वहाँ उस समय का कला और साहित्य के बारे में। तो चोल शासकों ने कला और साहित्य में बहुत विशेष योगदान दिया। उन्होंने तंजौर तथा गंगोई कोंड चोलपुरम अनेक सुंदर बागों, सभागारों, मंदिरों और महलों का निर्माण कराया। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। ऊंचे गोपुरम द्वार मूर्तियों से अलंकृत हैं, जो बहुमंजिले विमान, विशाल बैठे हुए पवित्र बैल, नंदी की प्रतिमा आदि इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। चोलों ने मूर्ति कला का भी विकास किया। वे पत्थर और कांस्य की देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में दक्ष थे। नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ये इसी की उत्कृष्ट मूर्ति कला का उदाहरण है। तो बच्चों ये जो नटराज की मूर्ति है ये किसके द्वारा बनाई गई? ये चोल शासकों के द्वारा बनाई गई और उस समय उनके कला और स्थापत्य का बहुत ही विशेष स्थान होता था। अब बच्चों इसी के बाद आता है वहाँ की शिक्षा एवं ज्ञान। उस समय की शिक्षा का क्या व्यवस्था थी? तो दक्षिण भारत में सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित हुई जहाँ लोगों को शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा और रोजगार प्राप्त हुए। फिर प्रत्येक मंदिर से संबंध एक क्या होता था? मठ होता था, जहाँ विद्यार्थियों को मुफ्त में भोजन और शिक्षा, वस्त्र, आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त मंदिरों के प्रांगण मिले, यानी प्रमाण मिले, उत्सव जैसे सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी, जो दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी प्रचलित है। ये संस्कृत और तमिल प्रमुख वहाँ की भाषा थी। उस समय की भाषा जो थी वो कौन सी थी? संस्कृत और तमिल थी। फिर भक्त संतों ने कन्नड़, तेलुगु इन सबको भी लोकप्रिय बनाया। रामायण और महाभारत के अनुवाद दक्षिण भारतीय भाषाओं में किए, इसी समय में किए थे। इसमें पूर्णा, पंप, रन कन्नड़ के त्रिरत्न कहा जाता था। त्रिरत्न किसने आता था? पूर्ण, पंप और रन कन्नड़ का त्रिरत्न कहते थे, जिन्होंने पौराणिक साहित्य की रचना की। जैन और लिंगायत संतों ने कन्नड़ भाषा में प्रचार किया।
नन्नया तेलुगु प्रथम का कवि था जिसने रामायण को तेलुगु में अनुवाद किया। कम्बन कुट्टन और पुगलेनिड तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। केविन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी। अब बच्चों तमिलनाडु का कृषि विस्तार कर दिया, मतलब तमिलनाडु में कृषि किस प्रकार से फैली। तो लगभग 500 वर्षों में जो चोल शासन थे उन्होंने 500 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने कृषि में बहुत ध्यान दिया। ये अधिक से अधिक ध्यान कृषि सिंचाई पर देते थे, जिसके लिए कावेरी नदी पर उन्होंने जल का प्रयोग किया और कई जलाशय भी बनाए। चोल शासकों ने एक जलाशय समिति का संगठन किया जिसका काम खेती के लिए पानी की उचित व्यवस्था करना था। चोल शासक राजस्व के लिए भूमि के सर्वेक्षण कराते थे और राजस्व का निर्धारण करते समय किसानों को हित का पूरा ध्यान रखते थे। यदि सूखा या बाढ़ आ जाए या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का उचित उत्पादन नहीं हो पाता था तो राजस्व को माफ़ कर दिया जाता था। ऐसी आपात स्थिति में किसानों को ऋण भी दिया जाता था। तो बच्चों आपको पता चला कि उस समय की कृषि कैसी थी और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की शिक्षा और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार हुआ। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाइए मैं हमको भी दिखा दीजिए।